हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी आज की करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है 100% एफडीआई अलाउड इन इंश्योरेंस सेक्टर। और देखिए अब ऑटोमेटिक रूट से सरकार ने कहा है अलाउड है कोई भी बाहर की आपकी एंटिटी एमएनसी आके इंश्योरेंस सेक्टर में अब अपनी यहाँ पे एंटिटी इंडिया में, मतलब उनको कोई सरकार से अप्रूवल नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, ऑटोमेटिक रूट में यहाँ पे आके अपना बिजनेस लगा सकती हैं। और इसके लिए देखो सरकार ने ना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2026 निकाले हैं। और इस रूल्स के थ्रू एक्चुअली में किस रूल्स को अमेंड किया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स आपके रूल्स 2019 को। सो 2019 वाले रूल्स को अमेंड करने के लिए अब सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2026 में उन्होंने निकाले हैं। सो फीचर्स क्या रहेंगे, अब देखो कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर कोई भी फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं उनको इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में लगानी है ऑटोमेटिक रूट से, और देखो उससे बहुत स्पीडीली होगा सब कुछ। देन 100% लिमिट का मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी लगा सकते हैं। और ये देखो ये जो लिमिट है ना, ये सिर्फ बाहर की कंपनीज पे ही नहीं, ब्रोकर्स, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स, सर्वेयर्स, सब पे अप्लाई आपकी होगी। देन गोल क्या है कि देखो ऑब्वियसली जब इतना इजी करेंगे एफडीआई आना कंट्री में, तो क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, पैसा आएगा ना कंट्री में, और बेटर कम्पिटेटिव सर्विसेज मिलेंगी हमारे लोगों को। इंश्योरेंस कवरेज वैसे भी हमें इंश्योरेंस फॉर ऑल करना है ना। देन इंडियन लीडरशिप, देखिए एक ना इन्होंने पॉइंट रखा है, ये बहुत ज़रूरी है कि लोकल कंट्रोल रहे, इसलिए जो है की लीडरशिप पोजीशंस जैसे कि सीईओ या बोर्ड मेंबर्स, उनमें इंडियन रेजिडेंट्स होने चाहिए। देन इसके साथ साथ जो कंपनीज़ हैं उनको जो आईआरडीआई के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज़ याद रखना, एलआईसी को एक्सेप्शन जोन में रखा है, क्योंकि देखो एलआईसी तो हमें पता ही है सबसे बड़ा हमारा इंश्योरेंस कंपनी है और वैसे भी गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीएसयू है। सो एफडीआई जो एलआईसी में है ना, तो एलआईसी में अगर कोई भी आके फॉरेन की कंपनी स्टेक लेना चाहती है तो उसमें लिमिट रखी है कि 20% तक का ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा एफडीआई नहीं अलाउड है। और ये जो है लिमिट बेसिकली इसलिए है कि बहुत, वही जो मैंने आपको कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सरकार कैसे कंट्रोल अपने हाथ से उसका जाने दे। बाकी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकर जिसमें 100% भी खरीदना है ना उनको, तो भी फॉरेन की एंटिटी आके खरीद सकती है। नेक्स्ट है न्यू एफडीआई नॉर्म्स, गवर्नमेंट इजीज रूल्स फॉर फर्म्स विद अप टू 10% चाइनीज टेक्स। देखो पहले ना सरकार ने क्या कह रखा था कि जो भी आपकी ऐसी कंपनीज आके इन्वेस्टमेंट्स करती हैं जिनमें उन कंट्रीज़ के स्टेक हैं, किन कंट्रीज़ के जिनके साथ हमारा लैंड बॉर्डर है, जिसमें चाइना आपकी जो भी है, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़ थी। सो उन्होंने कहा कि उन कंट्रीज़ का मानो फॉरेन की भी किसी कंपनी में स्टेक है ना, तो वो कंपनीज़ पे लिमिट्स लगाई हुई थी कि आप आके इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि नेबर्स का कंट्रोल हो जाए हमारी इकोनॉमी पे। अब 2026 में सरकार ने रिलैक्सेशन की है इसमें, उन्होंने कहा है इंटरनेशनल कंपनीज जिसमें चाइना की शेयर होल्डिंग, चाइनीज़ कंपनीज़ की या चाइनीज़ गवर्नमेंट किसी की भी शेयर होल्डिंग अप टू 10% है, वो इन्वेस्ट कर सकती हैं वाया दी ऑटोमेटिक रूट। एंड ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि उनको कोई भी गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो इंडिया का जो एफडीआई फ्रेमवर्क है ना, वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपका 1999 का है। उसके बाद उसके रूल्स आते रहते हैं, उसमें अमेंड करके सरकार ये सारा फ्रेमवर्क देती है। मेजरली आपका फेमा एक्ट है 1999, इसको आरबीआई एडमिनिस्टर करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्ट हमारे लिए। और जो नोडल बॉडी है, लेकिन वो इसकी कौन है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, देखने के लिए कि कोई कहीं गलत तो नहीं कर रहा है इस एक्ट को यूज़। देन फेमा का क्या काम है, फॉरेन एक्सचेंज की सारी रेगुलेशन, कैसे कंट्री में आ रहा है, कैसे बाहर जाएगा, वो सब कुछ देखना, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना और एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट मार्केट इंडिया में बनाना एफडीआई एफपीआईज के लिए। देन दो रूट्स इसके रहते हैं, ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट जिसमें कोई भी गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए, आइए अपनी यूनिट लगाइए। गवर्नमेंट रूट जिसमें आपको पहले गवर्नमेंट को सारी फाइल, सारे रिटर्न सबमिट करने पड़ेंगे और ऑफिशियली उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में। और जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि अगर किसी कंपनी, आपकी कोई फॉरेन कंपनी है जिसमें चाइना का स्टेक 10% से ज़्यादा होगा, तो उस केस में तो उन्हें गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही आना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट देखती है फिर क्या इनको अलाउ करना हमारी इकोनॉमी के लिए सही है या नहीं। नेक्स्ट है एनपीसीआई, भारत बिल पे लिमिटेड, एनबीबीएल जिसे बोला जाता है, और फिनटेक कंपनी जस्ट पे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने मिल के आपके लॉन्च किया है एक यूनिफाइड स्विच एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट फॉर बैंकिंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म अक्रॉस इंडिया। तो सबसे पहले ना ये प्लेटफॉर्म समझते हैं क्या है। बैंकिंग कनेक्ट ना एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, ये समझो कि आप मानो पूरे इंडिया का ना एक जगह सारे बैंक सेंट्रली कनेक्टेड हैं और सारी आपके बैंक, सारी पेमेंट सर्विसेज, क्योंकि देखो
कैसे, कभी सोचे आप लोग फ़ोन पे गूगल पे सब यूज़ करते हो, आपका सारा डेटा कहाँ से उनके पास सारे बैंक्स का आ जाता है, ये आपस में लिंक कैसे हो रहे हैं। सो ये बैंकिंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म ही है। सो इसमें क्या है, इसमें आपके सारे बैंक सारे पेमेंट सर्विसेज कनेक्टेड हैं। तो अभी क्या है, देखो ऑब्वियसली हर बैंक के लिए ना अपना सेटअप बना के, अब मानो मैं एसबीआई हूँ, एसबीआई को हर पेमेंट सर्विस अपने आप को जोड़ना, हर बैंक से जोड़ना, वो तो सही नहीं है ना। एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाओ जहाँ पे सारे आपस में जुड़े हो, तो वही आपका बैंकिंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म करता है। अब जो ये स्विच इन्होंने बनाया है ना, ये क्या है, ये स्विच रूट करेगा पेमेंट डेटा एफिशिएंटली बिटवीन बैंक्स एंड एप्लीकेशंस, जो भी हम ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं। और एसडीके यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट क्या है जो इन लोगों ने लॉन्च की है, वो है सेट ऑफ टूल्स दैट हेल्प डेवलपर्स इजीली ऐड दीज फीचर्स टू बैंक ऐप्स। तो मतलब कि ये जो इनको फीचर्स अवेलेबल हैं कि आप एक्चुअली में मूव कर सकते हो दूसरी अपनी एप्लीकेशंस में, ये सब कुछ कैसे होगा, आपको अपने ऑब्वियसली देखो बैंक को लिंक भी तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो सब एसडीके यानी कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट भी इन्होंने लॉन्च किया जिससे डेवलपर्स इजीली ये सब कर सके। और देखो ये बेसिकली दोनों क्यों लॉन्च किए गए हैं, जिससे इस प्लेटफॉर्म पे स्टैंडर्डाइजेशन लाई जा सके। मतलब कि सारे जो बैंक हैं ना, एक तरह से उनका डेवलपमेंट किट एक होगा, तो एक ही तरह का सिमिलर वे में वो काम रहेगा, सिमिलर वे में उनका कनेक्टिविटी, और उसी तरह से सारे बैंकों से सारे पेमेंट सर्विसेज से वो जुड़े रहेंगे। देन फीचर्स क्या हैं इसके, यूनिफाइड इंटीग्रेशन, सो सिंगल कनेक्शन पॉइंट है बैंक्स और पेमेंट ऐप्स के लिए। तो पहले क्या था, देखो बहुत फ्रेगमेंटेड सिस्टम था, अब एक ही जगह बैठ के देखो, ये मान लो कि एक ही जगह ना सारे बैंक के सर्वर बैठे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं। देन सिस्टम क्योंकि स्टैंडर्डाइज रहेगा, उससे क्या होता है, देखो कोई भी नया बैंक आता है, कुछ भी किसी को भी नई सर्विस आनी है ना, उनको पता है यही सिस्टम है, सारे बैंक यही फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज ना ईजी हो जाता है सबके लिए, नहीं तो सारे क्या है अपना अलग डेवलप करते रहो सिस्टम। देन सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी भी देखो बेटर हो जाएगी, क्योंकि जब सब कुछ सेंट्रली राउट होगा, और देखो जब सारे बैंक्स मिलकर करेंगे, फंड्स भी अवेलेबल ज़्यादा होंगे, सिक्योरिटी भी ज़्यादा अच्छे से की जा सकेगी। स्केलेबिलिटी भी देखो इसकी बहुत आसान हो जाएगी, जब स्टैंडर्डाइज्ड होती है ना कोई भी प्रोसेस, तो उसको स्केल करना भी बहुत आसान होता है, आप और ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हैंडल कर सकते हो उसके थ्रू। देन इससे क्या होगा, देखो ये सब जो हो रहा है हो किस लिए रहा है, कस्टमर के एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए। तो क्या है कि देखो बहुत कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस रहेगा, आप लोग चाहे डिफरेंट, क्योंकि देखो अलग अलग ऐप्स यूज़ करते हैं, 3 4 5 बैंकों में हमारे खाते हैं, स्टैंडर्डाइज सिस्टम रहेगा, हमें पता है एक ही तरह सबका चलना है, तो क्या है हमें ही आसानी होएगी, एक ही यूपीआई पिन हर जगह डलना है आपका एक अकाउंट का, तो चाहे जिस मर्जी ऐप पे करो तो आसानी तो आप ही को रहेगी ना। नेक्स्ट है इंडियाज़ क्रैकडाउन ऑन फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। तो 21 अभी तक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एफईओज डिक्लेयर किए जा चुके हैं पिछले 7 साल में। तो देखो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ना 2018 में सरकार ने पास किया था। इसको नोडल एजेंसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ओवरसी करती है, वही बताती है कि हाँ इनको डिक्लेयर करो एफईओ। तो एफईओ कब बनता है, कोई बंदा जिसने कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंस या फ्रॉड किया है 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का, और उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है ऑलरेडी, एंड वो क्या है, या तो वो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं, फ्यूजिटिव हो गए ना, और क्यों छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि अरेस्ट वारंट हुआ था तो उनको प्रोसिक्यूशन से बचना था तो वो भाग लिए, और या फिर अगर एब्रॉड में बैठे हैं वहाँ से वापस नहीं आ रहे हैं या ट्रायल नहीं ले रहे हैं। इसमें आपके सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता ही हमें, विजय माल्या, नीरव मोदी, वही हैं एफईओज। सो ये आपकी इसमें अभी तक 21 लोग डिक्लेयर हो चुके हैं, सोचो 100 करोड़ उससे ज़्यादा टैक्स पेयर्स का पैसा। देन इसमें क्या क्या क्राइम्स बेसिकली आपके कवर होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ भी है, किसी ने इलीगल मनी इंडिया में लाए हैं या इलीगली कुछ भी आपकी मनी यूज़ की गई है। देन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, आपका पैसा ले लिया और लोगों से उधारी पे और फिर उनको दिया नहीं, बैंक से किसी से भी। देन काउंटरफीटिंग यानी कि फेक गवर्नमेंट स्टैम्प्स या फेक करेंसी कुछ भी किया गया है। देन चेक डिसोनर, मतलब आपने चेक्स दिए लोगों को और आपके खाते में पैसे थे ही नहीं, वो भी अगर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का करते हो तो आप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ही कहलाओगे। नेक्स्ट है इंडियाज़ क्रिटिकल मिनरल सेल्फ रिलायंस। सो 58 कंपनीज अप्रूव्ड अंडर 1500 करोड़ रिसाइकलिंग स्कीम। तो देखिए 58 कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने सिलेक्ट किया है। सो इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग आपकी स्कीम है। ये जो स्कीम है ना आपकी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, आपका पूरा अम्ब्रेला उसके अंतर्गत लॉन्च एक कंपोनेंट है उसका। सो देखो क्या है
क्रिटिकल मिनरल्स ना बहुत आपके ज़रूरी हो चुके हैं। क्रिटिकल मिनरल्स में आपके क्या क्या मिनरल्स टारगेट करती है सरकार इस स्कीम के अंतर्गत? आपका लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सारे ना सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि देखो आजकल सब डिजिटल हो रहा है, ईवीज बनाना है, सोलर पैनल्स बनाना है, सब में लगनी है ये चीज़ें, तो इसलिए इसका यूज़ ना बढ़ता जा रहा है। इस स्कीम का टोटल आउटले आपका 1500 करोड़ है और 6 फाइनेंशियल ईयर्स तक ही इसको स्कीम चलेगी, 25-26 से 2030-31 तक। देन इसमें क्या है, बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। जो भी कंपनीज आपकी लिथियम आयन बैटरीज, जो देखिए ऑलरेडी आपके यूज़ हो रही होती हैं, जो चीज़ें हम लोग फेंक चुके हैं उसकी जो बैटरीज हैं, देन ई वेस्ट को या इंडस्ट्रियल स्क्रैप को, उनमें से आपके जो मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो निकाल के रिसाइकल करती हैं। सो बेसिकली ये क्लोज्ड इकोनॉमी लूप की हम बात कर रहे हैं। देन इसमें क्या है, आपका इंसेंटिव स्ट्रक्चर होता है पूरा एक बना हुआ स्कीम में, रीइंबर्समेंट करती है। तो पहले खर्चा तो कंपनी करेगी, सरकार रीइंबर्स करेगी। दो तरह की रीइंबर्समेंट होती है, कैपेक्स सब्सिडी और ओपेक्स इंसेंटिव। तो कैपेक्स क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मशीन लगाने में बड़े बड़े मैंने खर्चे किए हैं, उसमें 20% फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। अप टू 20% आपको कोई भी अगर मॉडर्नाइज करना है या नया प्लांट लगाना है। देन ओपेक्स इंसेंटिव यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो रोज़मर्रा के आपके खर्चे होते हैं, तो उसमें जितनी भी आप इंक्रीमेंटल सेल्स करोगे ना, बेस ईयर 25-26 है, उसमें जो आपकी सेल थी और आने वाले सालों में आप जो भी इंक्रीमेंटल उससे ज़्यादा जितना भी ऊपर करोगे, उसके बेस पर आपको इंसेंटिव दिया जाता है। इंसेंटिव की कैप्स भी दी हुई हैं। तो पर एंटिटी ₹50 करोड़ है फॉर लार्ज एंटिटीज़ एंड ₹25 करोड़ फॉर स्मॉल एंटिटीज़। और ये जो 50 करोड़ 25 करोड़ है ना, ये दोनों का मिला के है, कैपेक्स और ओपेक्स का। और इसके अंतर्गत आपकी ओपेक्स की भी सीलिंग है कि ओपेक्स जो है आपका 10 करोड़ रुपीज़ तक, तो जो लार्ज एंटिटीज़ के लिए 50 करोड़ की लिमिट है ना, उसमें से 10 करोड़ ही आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए हो सकता है, बाकी कैपेक्स के लिए। और जो 25 करोड़ की लिमिट है स्मॉल एंटिटीज़ के लिए, उसमें से 5 करोड़ आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए इंसेंटिव दिया जा सकता है और बाकी आपका कैपेक्स के लिए ही रहेगा। देन इंक्लूसिव बेनिफिशियरी ग्रुप, सो ग्रुप ए आपका इसमें क्या रहता है, वो सारे लार्ज एंटिटीज़ को लिया गया है जिनका आपका रिवेन्यू 200 करोड़ से ज़्यादा का है, एनुअल टर्नओवर। तो ये क्या है, ये वो सारी कंपनीज रहेंगी और इनको एटलीस्ट 100 करोड़ रुपीज़ तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अपने प्रोजेक्ट में, तभी उनको इंसेंटिव मिलेगा। देन ग्रुप बी में आपके स्मॉलर स्टार्टअप्स वगैरह आते हैं जिन्होंने 200 करोड़ से कम का वो एनुअल रिवेन्यू करते हैं और उनको एटलीस्ट 25 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, मेंटेनिंग 5000 टन कैपेसिटी। और जो पूरा आउटले है ना, उसका 1/3 यानी कि 500 करोड़ रुपया ग्रुप बी के लिए स्पेसिफिकली रिजर्व किया गया, ताकि एमएसएमई सेक्टर को हम उठा, ऑब्वियसली हमें आगे बढ़ाना है। देन देखिए जो स्कीम है ना आपकी, हम लोग बात कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल स्कीम की, और हमने अभी क्या देखा कि कैपेक्स पे ज़्यादा सरकार फोकस कर रही है। तो बेसिकली ना गोइंग फॉरवर्ड सरकार खुद चाहती है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी जब आती है ना, हम लोगों ने क्लासेस में भी किया था पॉलिटिकल इकोनॉमी में, ये उसका क्लासिक एग्जांपल है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है ना, तो सरकार फ्रीबी सब्सिडीज़ को छोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाती है, और वही हमारी सरकार भी कर रही है। सो ये एग्जाम्पल आप मेंशन करके आ सकते हो पॉलिटिकल इकोनॉमी पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है। देन एक्सट्रैक्शन फोकस आपका क्या रहेगा, इंसेंटिव्स तभी मिलेंगे अगर एक्चुअल एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होता है जिसका प्योरिटी लेवल 99% तक मैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंडियाज क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी, IEEFA रिपोर्ट हाईलाइट स्ट्रैटेजिक इंपोर्ट कंसंट्रेशन। तो ये जो पिछली स्कीम है ना, वही इसका जवाब है। ये जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट देख लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने रिपोर्ट दी है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना, वो हम लोग अभी बहुत रिलाई कर रहे हैं बाहर के पार्टनर्स पे। और देखो कर रहे हैं तभी तो, जब कुछ भी ग्लोबली कोई भी लड़ाई लगती है और आपके ट्रेड रूट सप्लाई चेन ख़त्म होता है, हमें दिक्कत में आ जाते हैं। तो इसीलिए सरकार, जो हमने पीछे स्कीम देखी ना, इसीलिए वो स्कीम लाई है। मतलब ये हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर देखेंगे ना इसकी, आपकी जो अगर वे फॉरवर्ड आता है ना, वे फॉरवर्ड वो पिछले वाली स्कीम ही बतानी है। चलिए इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि लिथियम के लिए हम लोग आयरलैंड, चिली, चाइना पे डिपेंडेंट हैं, कॉपर के लिए तंजानिया और जापान पे, कोबाल्ट के लिए फिनलैंड पे, ग्रेफाइट के लिए चाइना पे, निकल के लिए ऑस्ट्रेलिया एंड बेल्जियम में। इसमें से देखो काफ़ी तो हमने स्कीम में पिछले देखे कवर किए हैं, पर अभी भी सरकार को काफ़ी और क्रिटिकल मिनरल्स पर फोकस करना ज़रूरी है। टोटल डिपेंडेंस जो है 100% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है लिथियम, कोबाल्ट और निकल के लिए, तो हम इस टाइम पे। देन चिली जो है इंडिया का लार्जेस्ट ओवरऑल क्रिटिकल मिनरल सप्लायर है। अगर हम लोग सारा हर उसका बात करें, सबसे ज़्यादा अमाउंट के क्रिटिकल मिनरल की अगर हमारे आई है कहीं से, एंड बेसिकली वहाँ से लिथियम लिंक्ड मटेरियल और कॉपर और आपका बहुत आता है। और लिथियम कम तो कैसे होगा, वो आपका ऑब्वियसली रिसाइकलिंग ही हमें करनी पड़ेगी बैटरीज की।
देन चाइना जो है वो आपका ग्लोबली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इन ग्रेफाइट प्रोडक्शन, कोबाल्ट प्रोसेसिंग एंड ब्रॉडर बैटरी सप्लाई चेन। तो देखो ऑब्वियसली ये हम लोगों की डिपेंडेंसी, और देखो जहाँ आपकी डिपेंडेंसी आती है ना, याद है ना खाने के लिए डिपेंडेंसी थी, ग्रीन रेवोल्यूशन लाना पड़ा था, फिर ना मानना पड़ जाता है। और बहुत ज़्यादा ना वहाँ पर मतलब देखो सेल्फ सफिशिएंट इंसान भी होता है, वो भी कहते हैं ना सिर उठा के है जीता है। तो अपनी ना हम लोग इकोनॉमी कंट्री को भी सेल्फ सफिशिएंट बनना बहुत ज़रूरी है। और आप देखोगे ना हमारी सरकार इसके लिए बहुत काम कर रही है, स्कीम सच में ऐसी ला रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है हमारे पास नहीं है ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लेकिन क्या है हम रिसाइकल करेंगे, जो हम इतना ऑलरेडी ले चुके हैं उसमें से निकाल लेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 लॉन्च्ड इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान जी। तो देख लेते हैं जो उड़ीसा में लॉन्च किया गया उसकी डिटेल्स क्या हैं। तो 1700 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं, और जो सारा कॉस्टिंग रहेगा ना इसके अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट 60-40 रेशो का रहेगा। 827 रोड प्रोजेक्ट्स आपके बनाए जाएंगे कवरिंग 1701 किलोमीटर्स। और बेसिकली आपके इसमें क्या होता है प्रोजेक्ट में, आपकी ना ऑल वेदर कनेक्टेड रोड्स करनी होती है रूरल एरियाज़ को अर्बन एरिया से जोड़ने के लिए, और 898 विलेजेस को बेसिकली ये रोड्स बनाई जाएंगी। अब कहाँ कहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉन्च की गई है, तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स उड़ीसा में लॉन्च की गई है स्कीम। कांधामाल, क्योंझर, कौरधा, कोरापुट, मलकानगिरी, नाबरंगपुर, रायगढ़ एंड संबलपुर। देखो ये आप सोचोगे याद कैसे करनी है। मैं भी जब एस्पिरेंट थी ना मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी, मुझे समझ नहीं आता था ये कहाँ से क्या कहाँ से याद रखूँ। याद करने का ना देखो बच्चे भी बहुत पूछते हैं, डेटा को किसी भी चीज़ को याद रखने का एक ही तरीका है, जितनी बार पढ़ोगे। अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना इसको मतलब 5 से 6 बार पढ़ डालो, हमें लगता है हमें पता नहीं है, माइंड में ना कहीं वो स्टोर हो चुकी होती है। तो पेपर में आएगा ना आपको दिमाग खुद ही ऐसे ना फेंक के मारेगा, ये अच्छा ये मैंने वहाँ पढ़ा था, ये सब कुछ था। तो ऐसे ना अभी 5-6 बार पढ़ो, रिवीजन में ना 5 बार पढ़ते रहो इसको। नेक्स्ट है तमिलनाडु क्लेम्स टॉप स्पॉट इन इंडियाज मेरीन फिश प्रोडक्शन फॉर 2025 अकॉर्डिंग टू आईकार CMFRI एनुअल रिपोर्ट 2025। तो देखिए इसमें क्या है आपका जो टोटल, अगर मैं इंडिया की बात करूं कंट्री की, टोटल मेरीन फिश प्रोडक्शन आपका 2025 में 35.7 लाख टन है, तो 3% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इसने दिखाया है। देन तमिलनाडु जो है आपका, देखिए इससे पहले ना गुजरात हमेशा टॉप करता था, अब तमिलनाडु ने टॉप किया है। सो तमिलनाडु ने 6.85 लाख टन्स का प्रोडक्शन किया है। गुजरात का जो है आउटपुट वो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, स्टिल गुजरात का जो रैंक है वो सेकंड है। देन थर्ड आपका केरला, फोर्थ कर्नाटका एंड फिफ्थ महाराष्ट्र है आपका प्रोडक्शंस में। देन टॉप फिश कैटेगरीज कौन सी है, सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ आपकी की गई है प्रोड्यूस वो है इंडियन मैकेरेल, जिसके 2.70 लाख टन आपका प्रोड्यूस हुआ है। देन सेफलोपॉड्स, देन फाइनली ऑयल सार्डाइन। और इसका देख लेते हैं आपका, देखिए लैंडिंग सेंटर्स में जो आपकी जितनी फ़िश गई हैं फिश लैंडिंग्स, उनका वैल्यू टोटल 69,250 करोड़ रुपीज़ है। और रिटेल लेवल तक जब वो पहुंची हैं जहां पर एक्चुअली में कंज्यूमर उन्हें खरीदेंगे, तो टोटल वैल्यूएशन इस मार्केट की 97,702 करोड़ रुपीज़ लगाई गई है। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मेड हिस्ट्री एट राधानगर बीच बाय सेटिंग अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग। हो सकता है आपने देखा भी इंस्टाग्राम पे, बड़ी अच्छी रील थी। सो देखिए उन्होंने जो इंडियन फ्लैग है, इंडियन ट्राई कलर 60x40 मीटर्स का वो फ्लैग था, उससे डाइवर्स लेकर गए और उन्होंने ओशन फ्लोर पर, ओशन के नीचे जाकर उसको पूरा फहराया है। बहुत ऊपर से ना अच्छी वीडियो थी, अगर नहीं देखी है तो देखना, बड़ी प्यारी वीडियो है। सो प्रोजेक्ट जो है ओवर 200 डाइवर्स इसमें लगे थे, एंड इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, लोकल गवर्नमेंट एजेंसी सब ने मिलकर इसको पूरा किया है। इसमें क्या है बेसिकली देखो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है आपका ना, इंटरनेशनली ना जानने लग जाते हैं लोग, तो आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को जानेंगे, वहाँ पर आपके बेसिकली स्वराज द्वीप को ये ग्लोबल स्पॉटलाइट में लाने के लिए किया गया है। स्वराज द्वीप आपका हैवलॉक आइलैंड है, उसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है। कैपिटल है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की वो है श्री विजयपुरम, जिससे पहले पोर्ट ब्लेयर था, अब उसका नाम श्री विजयपुरम सरकार ने कर दिया है, जो वहाँ देखो डायनेस्टी भी हुआ करती थी पहले। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट पोर्टेबल बेडसाइड MRI लॉन्च्ड एट एम्स दिल्ली। तो MRI क्या होता है आपका, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये क्या होता है, पूरा ना आपका ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करके ना
और रेडियो वेव्स यूज़ करके पूरी बॉडी की ना पिक्चर निकल जाती है। जैसे हम अपनी बाहर निकालते हैं ना, वैसे अंदर की बॉडी की पूरी पिक्चर हो जाती है, और जिससे ना आपके जो डॉक्टर्स होते हैं वो देख सकते हैं, पिन पॉइंट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है, कहीं कोई ट्यूमर है, उसके लिए होता है। नेक्स्ट है BRO's प्रोजेक्ट दीपक सेलिब्रेट इट्स 66th रेजिंग डे। सो प्रोजेक्ट दीपक आपका जो है बॉर्डर रॉड्स ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने May 4 को इसका जो होता है रेजिंग डे होता है, और उन्होंने वो मनाया है शिमला हिमाचल प्रदेश में, वही क्योंकि इसका हेडक्वार्टर भी है इस प्रोजेक्ट का। देन May 1961, मतलब बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, और इसका क्या है, आपकी हिंदुस्तान तिब्बत रोड को सबसे पहले इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था कि वहाँ पर हमें रोड बनानी है। तो देखो BRO का काम क्या है कि बॉर्डर के हिली एरियाज, जो टफ एरियाज है ना, वहाँ पे ये रोड्स बनाते हैं। सो आपका आपकी ज्योग्राफी क्या है, तो हिमाचल प्रदेश में बेसिकली शिमला, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, इन सबको एरियाज़ में ये प्रोजेक्ट आपका रोड्स बनाता है, अंडर योर प्रोजेक्ट दीपक BRO बनाता है। देन 1100 किलोमीटर का रोड स्ट्रेच आपका इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडिया कंबोडिया बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज सिनबैक्स 2 2026। तो ये सेकंड एडिशन रहेगा और कंबोडिया में हो रहा है इस साल। बेसिकली देखो, ऐसी एक्सरसाइजेस का तो यही होता है कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो मिलके शेयर करें अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पे अपनी इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाए कि कल को अगर कभी भी ज़रूरत पड़े एक दूसरे की। नेक्स्ट है ADB अनवील $70 billion प्लान टू टारगेट एनर्जी सिस्टम्स एंड डिजिटल नेटवर्क्स अक्रॉस द एशिया पैसिफिक टिल 2035 तक इन्होंने ये प्लान लॉन्च किया है। सो इसमें क्या है, देखो एनर्जी एक्सेस बेटर देने के लिए इस रीजन में पैन एशिया पावर ग्रिड ये लॉन्च करेंगे, जिसमें आपके रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क्स ये लोग लगाएंगे अक्रॉस डिफरेंट जो आपकी एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें, और अक्रॉस बॉर्डर उनके थ्रू आपकी एनर्जी शेयर की जाएगी, और उससे क्या होगा, देखो कार्बन एमिशंस भी कम होंगे, ग्रीन सेक्टर में आपकी जॉब्स बढ़ेंगी। और दूसरा है आपका इंटरनेट डिजिटल नेटवर्क्स के लिए उन्होंने क्या किया, सो एशिया पैसिफिक डिजिटल हाईवे उन्होंने कहा है कि हम बनाएंगे, सो जिससे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज अवेलेबल हो सके इस पूरे रीजन में, और अफोर्डेबल रेट्स पे भी हो सके। और आप इसके लिए आपका AI का स्पेशलाइज सेंटर भी सियोल साउथ कोरिया में इसके अंतर्गत बनाया जाएगा। और ये क्या है, बेसिकली देखो इस पूरे रीजन में ना वो चाहते हैं रीजनल डिस्पैरिटी को हम ख़त्म करें और यूनिटी लेकर आएँ। ADB के बारे में जान लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, 1966 में आपका एस्टैब्लिश हुआ था एशिया पैसिफिक रीजन में सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और इक्वालिटी लाने के लिए। इनका काम क्या है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ एंड रीजनल इंटीग्रेशन। हेडक्वार्टर्ड है ये आपका फिलीपींस में। इसके 69 मेंबर्स हैं, जिसमें से 49 आपके एशिया पैसिफिक रीजन के हैं, 20 आपके अलग दूसरे रीजन्स के हैं। देखो इसमें ना सारा जो डिसीजन होता है ना शेयर होल्डिंग से होती है, और सबसे बड़े शेयर होल्डर्स आपके USA एंड जापान हैं, जिनके पास 15.5% ईच है। देन थर्ड नंबर पे चाइना है, फोर्थ पे इंडिया एंड फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव्स एफिशिएंसी इन इंडियाज MSMEs। IMF की ये आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्टडी आई है। सो इनका एक वर्किंग पेपर है, उसमें इन्होंने बताया कि MSMEs हमारे कितने ज़रूरी है, और उनका जब डिजिटली वो जितना आगे बढ़ेंगे ना उतना MSMEs हमारे ग्रो करेंगे। ऑब्वियसली देखो वो तो AI जितना यूज़ करोगे उतना आपका ही काम आसान होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सो इसमें इन्होंने क्या कहा है, दैट डिजिटल रिफॉर्म्स दे सॉ इंक्रीज इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, दैट बिजनेसेस आर लर्निंग हाउ टू प्रोड्यूस मोर यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। तो TFP टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी टर्म है, पेपर में यूज़ कर सको तो बहुत देखो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। चलो ये ना टर्म्स पता है जो मैं बोलती हूँ ना अच्छी है, कहीं ना एक पेपर अपने कॉपी में ना एंड वाला पेज बना लो, वहाँ लिखा करो, और ना जब पेपर से पहले ना इसको पढ़ जाना बहुत बार, कहीं ना कहीं तो आंसर में यूज़ कर ही दोगे ना। सो नेक्स्ट है वाई MSMEs आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्यों इतनी है कि हमारे लिए ज़रूरी है। सो आपके इंडिया की GDP में ना आज के टाइम में 30% MSME सेक्टर ही दे रहा है, और जितना हमारा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट होता है उसका 35% MSME हैंडल कर रहा है, और जो इंडिया में जॉब्स हैं 60% इस सेक्टर में वो MSMEs में ही हैं। इसके साथ साथ इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का 45% भी ये लोग ही करते हैं। 23-24 का ये डेटा है। देन रूरल एरियाज़ में देखो ज़्यादा MSME, अब तो Tier 3 Tier 4 हमें पता है कि स्टार्टअप्स कितने आपके उठ के आ रहे हैं। सो अब से रूरल एरियाज़ Tier 3 Tier 6 तक सिटीज़ आपकी डेवलप हो रही हैं, और विमेन को भी बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि आपकी बहुत MSMEs हैं जो विमेन लेड भी हैं।
देखो सरकार की भी बहुत स्कीम्स रही हैं जिसने इतना एमएसएमई सेक्टर को हमारी बूस्ट दिया है। जैसे पीएम विश्वकर्मा स्कीम है जो आपके आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन जो होते हैं, क्राफ्ट्स पीपल जो होते हैं, उनको हेल्प करता है उनके प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में, और उनको ज़्यादा बड़ी मार्केट्स में हेल्प करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को ले जाने में, और क्रेडिटली भी देते हैं, फाइनेंस भी प्रोवाइड करते हैं। देन प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें क्या है, नए आपके माइक्रो बिजनेसेस लगाने के लिए हेल्प दी जाती है, और उससे क्या होगा, आपका फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है, जिससे वो, और देखो जब नई आपकी यूनिट्स लगेंगी जॉब्स भी और क्रिएट होएंगी। देन स्फूर्ति स्कीम है जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस को हेल्प करती है टू ऑर्गेनाइज इन ग्रुप्स और क्लस्टर्स टू वर्क मोर एफिशिएंटली। देन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और पब्लिक सेक्टर कंपनीज को भी कहा गया कि 25% आपका कुछ भी नीड होती है ना, रिक्वायरमेंट, टेबल कुर्सी कुछ भी लेना है, आपने माइक्रो बिजनेसेस से भी ही लेना है, और उसमें विमेन को तो ज़्यादा आपके विमेन लेड एमएसएमई को फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है मेयॉन वोल्केनो इरप्शन इन फिलीपींस, तो ये वोल्केनो का फिलीपींस में लोकेटेड है, वहाँ पे आपका प्रोविंस है एल्बे और एक आइलैंड है लुजॉन, फिलीपींस का आइलैंड है लुजॉन, जिसमें आपका प्रोविंस है एक एल्बे, उसमें ये लोकेटेड है। और ये वोल्केनो आपका रिसेंटली इरप्ट हुआ है, बल्कि लोगों को एडवाइजरी इशू करके वहाँ से हटाया भी गया है। और ना ये आपका वोल्केनो बहुत फेमस है, इसकी ना बहुत परफेक्ट कॉनिकल शेप है, समझ लो कोन का बड़ा परफेक्ट शेप में ये बना हुआ है। नेक्स्ट है ईशांक सिंह, अ 7-year-old फ्रॉम रांची झारखंड, सेट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर पार्क स्ट्रेट स्विम। तो उन्होंने ना पार्क स्ट्रेट में 29 किलोमीटर स्विम किया है पूरा। तलाई मन्नार श्रीलंका से उन्होंने स्टार्ट किया था, और धनुषकोडी तमिलनाडु में उन्होंने आके एंड किया है। 9 घंटे 50 मिनट वो तैरते रहे, मतलब सोचो 7 साल का बच्चा। एंड ही ब्रोक दी 2019 रिकॉर्ड, इससे पहले जे जसवंत जी का था जिन्होंने 10 घंटे में ये पूरा किया था, तो अब उन्होंने 9 hours 50 minutes में ये किया है। चलिए, यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम ने इनकी इस अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया है और यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पर्सन बोला है टू कंप्लीट दिस चैलेंजिंग रूट। पार्क स्ट्रीट क्या है, पार्क स्ट्रीट ना आपका एक छोटी सी ना नैरो वाटर बॉडी है, तो वो क्या है, तमिलनाडु जो इंडिया का और जो आपका श्रीलंका का जाफना डिस्ट्रिक्ट है उनके बीच में ये पाया जाता है, वो आपने मैप में देखा भी होगा। देन उसमें क्या है आपका, बेसिकली ये बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में एक ब्रिज है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपकी वर्ल्ड एथलेटिक्स रेले 2026, आपकी गैबोरॉन बोत्सवाना में हुई है। इसमें हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। देखो इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया है किसी भी उसमें, पर चलिए हम बाकी कंट्रीज़ का देख लेते हैं। जमैका एंड यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं उनको सबसे सक्सेसफुल नेशंस रहे हैं, दोनों को 2-2 गोल्ड मेडल मिले हैं। देन जमैका का बहुत अच्छा देखिए इसमें प्रदर्शन रहा है। जमैका ने ना आपकी इसमें ना अलग अलग होती है, तो 4x100 मीटर टीम होती है, तो 100 मीटर भागना होता है और 4 लोग होते हैं, एक ना हाथ में ऐसे डंडा टाइप पकड़ा होता है और ना अगले बंदे को आपको पास करना होता है। कॉलेज में या स्कूल में आपने भी खेली होगी, रिले रेस होती थी। 4x100 मीटर टीम जो थी ना जमैका की, उन्होंने ना अपना ही जो रिकॉर्ड है वो 2 बार तोड़ा है इसमें। मतलब देखो, पहले तो उन्होंने तोड़ा तो 39.99 सेकेंड्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। इससे पहले ना वर्ल्ड रिकॉर्ड 4x100 मीटर का 4 सेकेंड्स का था कनाडा का, पहले उन्होंने तोड़ा 39.99 सेकेंड्स, और फिर उन्होंने बाद में फिर से खुद ही तोड़ा 39.62 सेकेंड्स पर, वो इसे अब ले आए हैं। देन देखिए जो भी इसमें क्वालिफाई करती हैं ना आपकी इन रिलेज में, वो 2027 वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप्स के लिए आपको उनको क्वालिफाई कर लिया जाता है। देन आपकी मिक्स्ड अगर मैं 4x100 मीटर की बात करूँ, उसमें जमैका आपका गोल्ड मेडलिस्ट रहा है। मिक्स्ड 4x400 की मैं बात करूँ तो उसमें यूएस से रहा है, और विमेन 4x100 मीटर में अगेन आपका जमैका रहा है। मेंस 4x100 मीटर में अगेन आपका यूएस से हो गया, एंड विमेन 4x400 मीटर में आपका नॉर्वे रहा है, एंड मेन 4x400 में आपका बोत्सवाना, यानी कि जो होस्ट कंट्री थी वही आपके गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। बाकी आप इस टेबल में स्टडी कर लेना।